तो आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री का मीनिंग, ठीक है ना। तो कैलोरीमेट्री में हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसे हमें समझना है, जैसे कि हीट एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगा, एंड द फैक्टर द टेम्परेचर, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, है ना। इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी का मीनिंग क्या होगा। तो अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी देखो किसी भी सब्सटेंस में किसकी वजह से ये हीट एनर्जी होगा। तो यहाँ पे हम किसी सब्सटेंस के यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट अस से दिस इज अ सब्सटेंस, कोई भी तरह का सब्सटेंस हो सकता है। ये इस सब्सटेंस के अंदर ये हीट एनर्जी ये दो तरीके से क्रिएट होते हैं। ये या तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्रिएट होंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होंगे, या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये क्रिएट होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो टेम्परेचर में हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो टोटल इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का अगर हम इसको इंक्रीज करें, क्या करें, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे टोटल इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता है तो इसका मतलब वो बॉडी हॉट बॉडी कहलाना चालू करेगा, है ना। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी बोलेंगे। और अगर दूसरे कंडीशन में अगर इस टोटल इंटरनल एनर्जी को हम डिक्रीज करना चालू कर दिए तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कोल्ड बॉडी, है ना। यानी कि बॉडी का जो सिचुएशन होगा उससे हम क्या बोलेंगे, कोल्ड बॉडी। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर उसके इंटरनल एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी कैसा कहलाएगा, हॉट बॉडी कहलाएगा। और अगर इसी इंटरनल एनर्जी को हम डिक्रीज करेंगे तो बॉडी कैसा कहलाएगा, कोल्ड बॉडी कहलाएगा। तो हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये जो कोल्ड बॉडी और ये हॉट बॉडी है इसको एक तरीके से और हम समझा सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो दो मीनिंग हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका दो सेंस है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो बॉडी कैसा कहलाएगा, हॉट बॉडी, यानी कि वो हाई टेम्परेचर का कहलाएगा। और अगर इस टोटल इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तो बॉडी कैसे कहलाएगा, कोल्ड बॉडी, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, हम हॉटनेस और कोल्डनेस की बात कर रहे हैं। So this temperature is nothing but this tells about the degree of hotness or coldness of any kinds of the substance, ठीक है ना। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेशल मेजरमेंट, दैट इज द थर्मामीटर। थर्मामीटर का हम यूज करते हैं। और ये जो थर्मामीटर है इसको जब हम यूज करते हैं तो इसका यूनिट होगा, है ना, यूनिट, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूनिट हम क्या यूज करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, ठीक है ना। और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। किसी भी साइंटिस्ट के बेसिस पे अगर नेम होगा तो उसको वर्ड में लिखना होता है तो स्मॉल के से नोट करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल से करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। और इसका एक और यूनिट है जिसे हम डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। केल्विन इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा टेम्परेचर का, और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसका ये अदर यूनिट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। देखो यहाँ पे ना हम आपको हीट एनर्जी हीट एनर्जी समझा दिए और ये टेम्परेचर का मीनिंग हो गया। अब इन दोनों को अगर आप रिलेट करो, अब इन दोनों को अगर हम रिलेट करेंगे, सपोज करो कि ये कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस को हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराना है, हीट एनर्जी। तो इस सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें हमें चेंज करना होगा इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करने पे इसके हीट एनर्जी में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये किसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, हमें इस चीज़ को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है हमारी बात, हम क्या बोले हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर ये कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस में अगर हम हीट एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कराएं तो ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर तो इसके ऊपर जो हीट एनर्जी होगा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि इसके हीट एनर्जी को वो अफेक्ट करेंगे। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हीट एनर्जी ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर।
समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, हम यहाँ पे नोट क्या किए हैं यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हीट एनर्जी ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। जब जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, उस ऑब्जेक्ट में जो हीट एनर्जी होगा उसको अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें अफेक्ट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मास ऑफ द बॉडी। किसकी बात करेंगे? मास ऑफ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमें हीट एनर्जी को अगर हमें समझना है ना, तो हीट एनर्जी को अफेक्ट करने वाला तो पहला चीज़ क्या होगा, यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये मास जैसे जैसे किसी बॉडी का हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हीट एनर्जी भी बढ़ता चला जाता है। सो इसका मतलब कि मास ऑफ द बॉडी और हीट एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और इस हीट एनर्जी को हम बाई सिंबल से कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसके पहले हमको समझाया, दिस कैपिटल क्यू इज नथिंग बट दिस इज द हीट एनर्जी। और ये जो कैपिटल क्यू होगा यानी कि हीट एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। कर सकते हैं ऐसा। तो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा, अगर हम इक्वेशन कंसिडर करें, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, और चेंज कैसे करेंगे, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। दो तरीका होगा। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, है ना, ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज करेंगे किसको, टेम्परेचर को, तो हीट एनर्जी भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी भी डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये जो हीट एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ा ध्यान देना, ये डेल्टा टी हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। इस डेल्टा टी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करते हैं कि पहले टेम्परेचर ये T1 रहा होगा और दूसरी बार टेम्परेचर ये T2 रहा होगा, ठीक है ना। तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस ये हो जाएगा T1। इसको हम बाई सिंबल से हम डिनोट करते हैं क्या, ये डेल्टा टी से, ठीक है ना। और इसी को चेंज इन टेम्परेचर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन यहाँ पे हम देख लिए। पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और दूसरा क्या हो जाएगा, दिस हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड अगर हम चेक करें तो ये होगा मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा मटेरियल ऑफ बॉडी। अच्छा, इसमें हम मटेरियल ऑफ बॉडी अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो देखो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे भी, अगर हम किसी भी मटेरियल को या फिर किसी बॉडी को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो उस सब्सटेंस का कोई एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा। उस फिक्स्ड टेम्परेचर तक जब हम उसको टेम्परेचर को राइज अप करेंगे, यानी कि उसे रेज करेंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर हीट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जितने अमाउंट में हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। फिर से ध्यान दो यहाँ पे कि सपोज करो कि वाटर है, ठीक है ना। वाटर के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर जब कंसिडर करेंगे तो इसके टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना होगा। सपोज करते हैं कि हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किए। फिर से समझो, लेट अस कंसिडर दिस इज द 1 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स टेम्परेचर वी हैव टू इंक्रीज बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए इस वाटर को, है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कुछ हमें एनर्जी की जरूरत होगी। जितना एनर्जी का हमें रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस कंडीशन में तो वाटर जितना भी यहाँ पे एनर्जी जरूरत होगा उसे हम कहते हैं 1 कैलोरी। क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी यहाँ पे हीट एनर्जी जरूरत होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए। इसी 1 कैलोरी पर ग्राम
पर सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं, भूलना नहीं आप लोग। हम यहाँ पे क्या 3 टर्म आपको समझाएं, क्या क्या समझाया यहाँ पे। पहला मास ऑफ बॉडी, जैसे जैसे मास ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे हीट एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे चेंज इन यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को कंसिडर करें और सब्सटेंस का कुछ यहाँ पे मास कंसिडर करें, यूनिट मास, तो उस यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगा, और जितना भी एनर्जी हमें ज़रूरत होगा उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द वाटर हम यहाँ पे आपको समझाएं। यहाँ पे इसके आगे हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को जरा हम रिलेट करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, वी गेट ऑन सॉल्विंग this heat energy will be directly proportional to the product of the mass of the body and change in temperature। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करें तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे हीट एनर्जी का मिल रहा है, और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा सी, वेयर दिस C इज कॉन्स्टेंट। सी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं, और इसे स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। अगेन लिसन इट, दिस क्यू इज व्हाट, क्यू क्या होगा यहाँ पे, हीट एनर्जी, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, सी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो इन तीनों टर्म को, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक टर्म मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। और इसी से रिलेटेड आगे कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्या पूछा जाएगा कि हो सकता है कि इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन हो, जैसे कि सपोज करते हैं कि मास ऑफ द बॉडी गिवन है 10 ग्राम, मास ऑफ द बॉडी गिवन है 10 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट सपोज करते हैं कि वाटर का ही दिया हुआ है, अभी भी फाइंड किया पे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये ऑफ वाटर, तो यहाँ पे W फॉर वाटर हो जाएगा। फिर उसके बाद सपोज करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर दिया होगा, सपोज करते हैं कि 14.5 डिग्री सेल्सियस दिया था, और ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और तो यहाँ पे आपको टोटल हीट एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, मास कितना गिवन है 10 ग्राम, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ की कितना चेंजिंग हुआ 1 डिग्री का, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, और सी का वैल्यू क्या जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और मास कितना गिवन है 10। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करो, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। आप इसे कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा, ये 10 इंटू 1 कितना आएगा, इसका जाएगा 10, और इसका यूनिट क्या होता है इस हीट एनर्जी का, जूल, तो क्या हो जाएगा हीट एनर्जी 10 जूल के इक्वल हो जाएगा। इसे आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे समझेंगे इस Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा हीट एनर्जी, M हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, C विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि इस C का वैल्यू फाइंड करना है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
Q upon M into delta T where C is what? Specific heat capacity। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा सपोज करते हैं यहाँ पे लेट अस से इफ द मास ऑफ बॉडी इज गिवन 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो गिवन 1। जब दोनों वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन होगा तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, देखो दोनों वैल्यू क्या हो गया 1, तो C इज इक्वल टू हीट एनर्जी हो जाएगा। क्यों कह सकते हैं ना ये। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे, देखो हम मास को तो 1 कंसिडर किए हैं और चेंज इन टेम्परेचर को भी 1 यहाँ पे कंसिडर कर लिए। जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा C इज इक्वल टू क्यू मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ द मास ऑफ बॉडी इज 1 यूनिट and change in temperature is 1 unit, then the specific heat capacity will be equal to the heat energy। specific heat capacity heat energy के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप पूछा जाएगा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इन विच कंडीशन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी इक्वल टू द हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी के इक्वल किस कंडीशन में होगा? तो कंडीशन क्या है कि जब मास और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, यूनिट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको आपको सेंटेंस में क्या नोट करना है, देयरफॉर क्या नोट करेंगे यहाँ पे, is given 1 and change in temperature is 1। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बाय सेंटेंस बना करके हम आगे नोट कर सकते हैं। ये होपफुली आपको ये फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसका हम यूनिट फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं क्या, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा यूनिट ऑफ दिस हीट एनर्जी अपॉन, फिर हमें फाइंड करना होगा यूनिट ऑफ द मास एंड नेक्स्ट वन द यूनिट ऑफ दिस चेंज इन टेम्परेचर। इन सब का हमें यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए देखो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ठीक है ना, एसआई यूनिट में हो जाएगा जूल और ये अपान में हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा किलोग्राम और फिर उसके बाद यूनिट ऑफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे ये के स्मॉल लेटर रहेगा केजी में और ये के कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के बेस पे नेम है ये, तो केल्विन कैपिटल के हो जाएगा। तो इसको हम एक तरीके से और नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, पर केल्विन। तो ऐसे भी हम नोट कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका और है नोट करने के लिए, इसका यूनिट जूल के जगह पे हम कैलोरी नोट कर सकते हैं और किलोग्राम की जगह पे ग्राम। तो ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम और ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरीका हो जाएगा। एक हो जाएगा ये इसका एसआई यूनिट, इसे क्या बोलेंगे जूल पर केजी पर केल्विन, और दूसरा क्या हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इस यूनिट के फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इस दो में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कैलोरी के फॉर्म में गिवन है कि जूल के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके आंसर आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि किसी भी सबस्टांस को हीट प्रोवाइड कराने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी हमें ज़रूरत होगा, फिर से समझ लो, किसी भी सबस्टांस का अगर टेम्परेचर हमें राइज करना है, हमें क्या राइज करना है, टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उस दौरान जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, है ना, जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। फिर से समझ लो, हम यहाँ पे आपको समझा क्या रहे हैं। देखो एक चीज़,
यहाँ जब स्मॉल सी होगा इसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये जब हीट कैपेसिटी की बात होगा इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये ठीक है ना। कहीं कहीं इसी को हम सी डैश से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हीट कैपेसिटी को सी डैश से भी, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर राइजिंग द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को राइज करने के लिए, यानी कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितने अमाउंट में हमें हीट की जरूरत होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड मतलब क्या हो गया? जितना हमें हीट एनर्जी जरूरत होगा उसे नोट करना है, और दूसरा क्या हो जाएगा? राइज इन टेम्परेचर, मतलब क्या हो गया? जितना टेम्परेचर हमें राइज करना है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। या तो इसको हम फॉर्मूले से नोट कर सकते हैं, C = Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा C = Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर से हम डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम रिलेट करें, ध्यान देना यहाँ पे, इन दोनों को अगर रिलेट करें तो इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू 1 कंसिडर करें, ध्यान देना m का वैल्यू 1 और डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या हम इस स्मॉल c = को हम Q अपॉन डेल्टा टी नोट कर सकते हैं? यस और नो कर सकते हैं ना? ध्यान देना इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल c = Q अपॉन डेल्टा टी यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास को तो हमने यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया। तो इस कंडीशन में ये जो Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर है, Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ये कैपिटल C के बराबर है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं स्मॉल c = कैपिटल C। तो स्मॉल c क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कैपिटल C क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम किसी बॉडी का मास अगर हम 1 कंसिडर कर लें, 1 यूनिट, है ना, यूनिट मास अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों सेम हो जाएगा। या फिर हम इसको हम कह सकते हैं द स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? फिर से समझ लो इस चीज को। हम क्या बोले हैं? किसी भी बॉडी का मास अगर 1 यूनिट हम कंसिडर कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्मॉल c और ये कैपिटल C इक्वल हो जाएगा। स्मॉल c क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कैपिटल C क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी हो जाएगा। समझ में आया इस चीज को? तो यहाँ पे ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसका? यूनिट ऑफ दिस हीट कैपेसिटी, तो ये तो Q है। Q को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और ये टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन द यूनिट फॉर दिस हीट कैपेसिटी। इसी को एक तरीका से और हम नोट कर सकते हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। आप भूलिएगा नहीं। देखो, जितने भी इस तरह के छोटे छोटे है ना टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे हीट कैपेसिटी, इसका देखो डेफिनेशन भी बहुत ही जरूरत है, और इसका यूनिट भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। तीसरा, जब डेफिनेशन समझ आ जाएगा तो यूनिट को समझने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होगा, और इसी फॉर्मूले का यूज आगे न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले का हम आगे यूज करेंगे। तो इस वजह से फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि हीट कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 टर्म जानना जरूरी है। क्या? एक तो हीट एनर्जी और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये 2 टर्म अगर आप फाइंड कर लोगे, इसका मतलब हीट कैपेसिटी आप फाइंड कर सकते हो इजीली। यस और नो कर सकते हो ना? ये होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो, एक चीज और, यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें
है ना, यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जब हम इसका यूनिट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है ना, यूनिट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इस 1 किलो, थोड़ा ध्यान देना, इस 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करें जूल में, है ना, अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी का मीनिंग क्या होता है, ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस चीज को आप भूलेगा नहीं। क्या हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं आपको, ये हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर लें, तो ये जूल में अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन का। सेम ऐसे ही अगर हम इस कैलोरी को यहाँ पे नोट कर दिए 1 किलो कैलोरी, ध्यान देना, इस 1 कैलोरी को हम कितना नोट कर रहे हैं, 1 किलो कैलोरी नोट करें तो पर ग्राम ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। तो किलो कैलोरी को हमें यहाँ पे कैलोरी में कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4200। क्यों 42 होगा, क्योंकि हमें इस 4.2 में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4200 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इस तरह के यूनिट को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम इसका हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम देखो, यहाँ पर भी अगर हम 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो अगर इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस कैलोरी को हमें जूल में लिख देना होगा। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होगा, और ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। या फिर अगर हमें नोट करना हो ये 1 किलो कैलोरी के फॉर्म में, और ये जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 किलो, अब ये किलो है यानी कि 4.2 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 4200, और ये क्या हो जाएगा जूल, और ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरत है। ये जब कभी भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक के रिलेटेड आपको सॉल्व करना है तो डेफिनेशन, फार्मूला, इसका यूनिट, और यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें स्मॉलर यूनिट कभी कभार गिवन होता है, कभी कभार बिगर यूनिट भी दिए होते हैं। तो ये किलो कैलोरी क्या है, ये बिगर यूनिट है ये, ठीक है ना। तो इस तरह के फॉर्मूले को जो भी हम आपको समझाएं यहाँ पे, इसको घर पे बैठ करके ना अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिस तरह से आपको समझाया है सेम ऐसे ही वीडियो को अच्छे से सुन करके आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, कन्फर्म है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो ये, ठीक है ना। देखो जितना भी टॉपिक अभी तक यहाँ पे डिस्कस किए ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस किए, यहाँ पे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हम किए हैं, ठीक है ना। सेम हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, बस आपको ध्यान से समझना है, समझ करके नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना है ना, यूज करना है, उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, भूलना नहीं, राइट करना है इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या है, देखो आप में से कई सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का जवाब शायद जानते भी होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, देखो कॉमन सी बात है, हम सभी लोग गर्मियों के समय में, है ना, गर्मियों के समय में हम लोग गर्मी फील करते हैं। इन समर डे वी फील सम वार्म, है ना, वार्म फील करते हैं। ठंडी अब आ गया है, तो ठंडियों के सीजन में इन विंटर टाइम वी फील कोल्ड, हमें कोल्ड हमें फील होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कर लेना। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, इन समर टाइम्स वी फील वार्म्स बट इन विंटर वी फील्स कोल्ड, वाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इसका जवाब देखो, जो लोग शुरू से वीडियो देखे होंगे ना, उनको ये समझ आ गया होगा कि कहाँ से हम ये क्वेश्चन ये दिए हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, स्मॉल सी और कैपिटल सी, इसका मीनिंग क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। समझ में आया, चलो इसे सॉल्व करते हैं। स्मॉल सी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्मॉल सी क्या होता है, क्या होगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होगा ना ये।
तो फिर उसके बाद क्यू का वैल्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। फिर उसके बाद से कैपिटल सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम नोट करते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल फॉर्म में नोट करें, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, क्यों कर सकते हैं ना ऐसा। देखो Q का वैल्यू C इंटू डेल्टा टी आ गया, इसी की Q का वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। इस Q का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो on putting this value c into delta t, this will be equal to m into c into delta c के इक्वल हो जाएगा। देखो ये डेल्टा सी डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हो जाएगा कैपिटल सी, ध्यान देना ये हो जाएगा कैपिटल सी, तो यहाँ नोट करेंगे हम कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी, तो ये इस तरह से रिलेट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी, तो यहाँ नोट करेंगे हम हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये एम क्या हो जाएगा, मास इनटू स्मॉल सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट कैपेसिटी ये किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में कभी कभार मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, अब हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होगा, सपोज करो मास डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया, तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास ये दिया, और चौथा नन दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा, समझ में आया। तो अगर हम हीट कैपेसिटी का अगर हम यहाँ से यूनिट फाइंड करें तो इसका एक और यूनिट निकल के आएगा, यूनिट ऑफ दिस हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, तो मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम में, और ये सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी, इसका एसआई यूनिट अगर हम फाइंड करें, इसका एसआई यूनिट अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा केल्विन पर किलोग्राम पर डिग्री, जूल में होगा ना, ये हो जाएगा जूल, हाँ सही है, जूल पर ग्राम पर डिग्री पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना, पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर एसआई यूनिट हम फॉर्म करें तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यहाँ से देखो अगर हम इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर दें, क्यों, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमें मिलेगा क्या, जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें जूल पर केल्विन ही मिलेगा, और इसके पहले भी हम जो फाइंड कर रहे थे इसका यूनिट वो भी जूल पर केल्विन ही मिल रहा था वहाँ पे, दोनों का मीनिंग सेम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी के बीच का ये रिलेशन हो जाएगा, ये दोनों इस तरह से रिलेटेड होंगे, क्या, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, और इसका आंसर फिर से आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। देखो यहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंस को कंसिडर करना है, ठीक है ना, कुछ सब्सटेंस को सपोज करते हैं, यहाँ पे पहला सब्सटेंस हम वाटर को कंसिडर करते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम, ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वाटर, केरोसिन, आयरन और यहाँ पे एल्युमिनियम, ये 4 मटेरियल्स हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हम इन 4 मटेरियल्स को सेम अमाउंट में हीट एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कराएं,
सेम अमाउंट में हीट एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कराएं तो क्या इन चारों मटेरियल में सेम अमाउंट में टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं, क्वेश्चन ये है। तो आंसर पहला यस और नो में आपको जवाब देना है ये। तो अगर हाँ तो राइट करो, नो तब भी राइट करो, लेकिन इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यस और नो बताने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, if we provide these four material heat energy in the same amount, then what the temperature will increase in the same amount or not, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, राइट करो इसे, पहले से आप समझ लें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हीट कैपेसिटी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर अगर हम बात करें, है ना, तो इसका ये वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी भी सब्सटेंस, देखो हम सबको पता है किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी हम अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सन होता है। तो सन के द्वारा तो पूरे अर्थ पे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको इक्वल अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। क्यों कर सकते हैं ना, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होते हैं उन सभी चीजों को हीट एनर्जी वो सन से ही तो मिलता है। ऐसा थोड़ी होगा कि सन किसी को कम एनर्जी देगा, सन किसी को ज्यादा देगा, ये है ना, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, ये डिपेंड करेगा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं पे हीट एनर्जी ज्यादा पड़ेगा, कहीं पे कम पड़ेगा, लेकिन सन ऐसा नहीं कि वो कम या फिर ज्यादा अपना एनर्जी कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम हीट एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को इक्वल अमाउंट में हम देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, सेम नहीं हो सकता है। अगर हमें इस टेम्परेचर को सेम बनाना है इक्वल अमाउंट में, हमें इसे टेम्परेचर इसका हाई करना है। सपोज करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी टेम्परेचर हाई करना, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी, 10 डिग्री यहाँ भी, 10 डिग्री यहाँ भी। तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई तरीका है क्या कि हम सेम अमाउंट से ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना चालू कर दें। ये तभी पॉसिबल है जब हम हीट एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हम प्रोवाइड कराएं, सेम अमाउंट में तब हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो वही तरीका आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जितने भी सब्सटेंस होंगे, कुछ सब्सटेंस का आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा। उस टेबल को आप लोग चेक करो, वहाँ पे वाटर का क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, देखो वाटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर को हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर कंसिडर करना होगा। कितना, 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर कंसिडर करें, है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो इस वाटर का टेम्परेचर हमें राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी वी नीड, कितना हमें एनर्जी की जरूरत होगा। तो ये जो एनर्जी जरूरत होगा ये हो जाएगा 1 कैलोरी। कितना होगा, 1 कैलोरी। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर। समझ में आया। तो ये तो हो गया वाटर का। अब देखो यहाँ पे केरोसिन ऑयल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केरोसिन ऑयल देखो यहाँ पे 1 कैलोरी की बात हो रहा था, अब यहाँ पे 0.5 कैलोरी है, और यहाँ पे आयरन 0.115 है और एल्युमिनियम 0.21 है। तो कहने मतलब देखो एक चीज और ध्यान देना आप लोग, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर फाइंड करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमें वाटर का मिलता है, जो कि है 1, और बाकी का जितना भी सब्सटेंस होगा उन सब का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस देन 1 होता है। इस चीज को जरूर आप लोग याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। पूछा क्या जाएगा वहाँ पे कि विच वन द सब्सटेंस विल हैव द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो किसका ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, वाटर, ठीक है ना, वाटर का सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना। यहाँ पे इसका मीनिंग अगर समझें 0.5 कैलोरी, है ना, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम केरोसिन की बात कर रहे हैं, तो केरोसिन हमें कितना लेना है, 1 ग्राम।
तो यहाँ पे 1 ग्राम अगर हम केरोसिन अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, 1 ग्राम केरोसिन, तो इस 1 ग्राम केरोसिन का टेम्परेचर हमें राइज करना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, है ना, तो हमें चाहिए यहाँ पे कुछ अमाउंट में एनर्जी, जिसे हम 0.5 कैलोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0.5 कैलोरी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द केरोसिन। समझ में आया? इसका बताओ क्या होगा? फिर से मैं क्या करना होगा? देखो यहाँ पे आयरन है, इस बार हमें 1 ग्राम ऑफ आयरन लेना है। फिर इस 1 ग्राम ऑफ आयरन को हमें क्या करना है? क्या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है इसका टेम्परेचर। तो हमें क्या चाहिए? 0.115 कैलोरी हीट एनर्जी हमें जरूरत होगा। समझ में आया? इसको बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा ये? फिर से देखो, 1 ग्राम एल्युमिनियम हमें लेना है। अब इसका हमें टेम्परेचर राइज करना है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। अब राइज करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 0.21 कैलोरी चाहिए। समझा ना? ये मतलब ये आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो टेबल, आप इसके पहले जो स्क्रीन पे दिखाए थे ना, उस स्क्रीन में से आप लोग जितने भी सब्सटेंस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उस चीज़ को आप नोट डाउन करना और उसका मीनिंग जरूर आप लोग जो है समझना। जैसे यहाँ पे अलग अलग मीनिंग आपको हम समझा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ये सबको लगभग इस तरह के क्वेश्चन और ये सभी आपके दिमाग में आता होगा, इस तरह आखिर कैसे होता होगा। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें और केरोसिन ऑयल का, किसका एग्जांपल? वाटर और केरोसिन ऑयल का। हम आपसे बोले चलो आप वाटर और केरोसिन ऑयल को हीट करो, और हम आपसे ये भी बोले कि जब इसको हीट करोगे तो दोनों को इक्वल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराना है। समझा रहा है? इक्वल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराना है। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हीट कौन होगा? वाटर होगा कि केरोसिन होगा? बताओ इसका जवाब, आंसर राइट करो। वाटर का पहले हीट एनर्जी, इसमें इसका हीट ज़्यादा बढ़ेगा कि पहले केरोसिन का बढ़ेगा? आंसर क्या होगा? केरोसिन का। क्यों? क्योंकि केरोसिन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम है। किससे? वाटर से। कितना कम है? वाटर का है 1 कैलोरी, यहाँ पे है 0.5 कैलोरी, मतलब कि ये 2 टाइम्स कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन वाटर बाय 2 टाइम्स। कितना टाइम? 2 टाइम ये कम है। कंपेयर करो 0.5 और ये 1, 2 टाइम्स ये कम है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये जो केरोसिन ऑयल होगा ये 2 टाइम्स पहले ही ये हीट हो जाएगा, और ये क्या होगा? 2 टाइम मतलब लेट, है ना, काफी लेट ये हीट होगा इसके कंपेयरिंग में। अच्छा, जरा इन दोनों कंपेयर करो। हम आपको बोले चलो आयरन और वाटर दोनों को हीट करो, हम दोनों को सेम अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड किए, तो पहले हीट कौन होगा? हाँ, आयरन। क्या होगा? आयरन। क्यों? रीजन क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इससे, इस वाटर से बहुत ही कम है कि नहीं? यहाँ पे कितना कम है? अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1.15। 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.15। इसका मतलब तो तब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये लगभग 1 की इक्वल आएगा। ये अगर हम कंपेयर करें तो अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तब ना ये 1.15 आएगा, और ये लगभग इसके इक्वल हो जाएगा 1 की इक्वल, लगभग अप्रॉक्स 1.1 होगा। तो इसका मतलब ये 10 टाइम्स कम है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन का 10 टाइम्स कम है, यानी कि वाटर से तो बहुत पहले ये हीट हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। और इसके कंपेयर में देखा जाए तो इन तीनों में सबसे पहले हीट कौन होगा? वाटर, केरोसिन और आयरन। इन तीनों में पहले, सबसे पहले कौन हीट होगा? आयरन होगा। फिर कौन होगा? केरोसिन होगा। तब जाकर के वाटर होगा। सेम ऐसे ही अब इन चारों को जरा कंपेयर करो। इन चारों में से सबसे पहले हीट कौन सा होगा? आयरन। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन चारों में सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना कम होगा उसमें टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा।
मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर दोनों, चेंज इन टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको लॉजिकली नहीं, इसके पहले हम फॉर्मूला आपको समझाए थे। क्या फॉर्मूला क्या समझाए थे आपको? हम बताए थे वहां पे क्या, Q इज इक्वल टू M अपान, ये था फॉर्मूला, स्मॉल c इज इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा टी। क्यों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है। देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये रहा चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा टी, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, यानी कि वाटर का तो बहुत ही कम होगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बहुत लेट ये हीट होगा। ये समझ में आया ना? ये लॉजिक आप सभी लोगों को अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। कई लोगों के दिमाग में आता होगा ऐसा क्वेश्चन कि सपोज करो सर कि हम एक आयरन लिए और एक एल्युमिनियम लिए और दोनों को इक्वल अमाउंट में हीट एनर्जी हम प्रोवाइड किए। हमेशा ध्यान देना, हम इक्वल अमाउंट की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आयरन को ज़्यादा देंगे एल्युमिनियम को कम देंगे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। इक्वल अमाउंट में एनर्जी हमें प्रोवाइड कराना है। तो इस कंडीशन में हीट पहले कौन होगा, आयरन होगा कि एल्युमिनियम होगा? कौन होगा? आयरन होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कंपेयरिंग में आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद बना करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सभी क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फ़ायदा ये हो जाता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम अपनी डेली लाइफ से हम रिलेट कर पाते हैं। समझ में आया? सबसे अच्छी बात इसकी ये है। होपफुली आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक बॉडी है ना, एक बॉडी है जिसका हीट एनर्जी 1000 जूल दिया हुआ है और राइज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा हुआ है। क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है? अब देखो यहाँ पे हीट एनर्जी कितना है? 1000 जूल और राइज इन टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। सही है ना? पूछा क्या जा रहा है इसमें? हमें फाइंड करना है हीट कैपेसिटी। क्या फाइंड करना है? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्यों? यही फॉर्मूला होता है ना, अभी तो आपको समझाया यहाँ पे। कैपिटल C इक्वल टू Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 जूल और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। हो गया आंसर। कितना आसान है पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, है ना, इस टॉपिक से। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टफ होंगे, आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अभी तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास 4 kg। बॉडी ऑफ मास कितना गिवन है? 4 kg। और यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है? 25 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना रखा है? 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन रीड करो। हाँ रीड करो। यहाँ पे देखो मास कितना गिवन है? 4 kg। इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। फाइनल कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी कितना गिवन है? देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 जूल पर केजी पर केल्विन गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हीट एनर्जी। क्या फाइंड करना है? हीट एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? पहले हमें क्या नोट करना? गिवन टर्म्स नोट करना है। तो गिवन टर्म्स नोट करने के बाद जो हमसे पूछा जाए उसको सॉल्व करेंगे। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सही है ना? देखो डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? T2 माइनस T1 करेंगे ना ये। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और Q इज इक्वल टू M इंटू सी, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि हम इसी डेल्टा टी को ही T2 माइनस T1 से तो डिनोट करते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना ये। यही हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो M का वैल्यू क्या जाएगा? 4 हो जाएगा। C का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा,
और ये माइनस कर दो 70 माइनस 25। अब तीनों का प्रोडक्ट करो। ये आपके लिए आंसर छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप सभी लोग फाइंड करो और देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेट करो, इसे जल्दी करो और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में राइट करो। देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है इसका आंसर। जल्दी करो। तो कितना आ रहा है आंसर? ये हो जाएगा 37800, ये हो जाएगा जूल। जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, ठीक है ना। कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं काम चलेगा। कैलकुलेट करके आंसर लेकर आओ इसका, ठीक है ना। 378 कितना हो जाएगा? 000। कितना आएगा? 000 आएगा। सही है ना, सही कर लेना इस चीज को। क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पे, रीड करो उसे। देखो उसमें गिवन टर्म्स क्या क्या है इसमें। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पीस ऑफ मेटल ऑफ मास 250 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका हीट एनर्जी गिवन है 7500 जूल गिवन है, और इसमें इनिशियल टेम्परेचर की बात कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, और ये फाइनल टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये अच्छा क्यू का बताओ क्या होता है? नहीं उसका याद हो तो क्यू हो जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्यों? ये तो होता है, ये होता है ना। अब यहाँ पे m इंटू डेल्टा टी को ट्रांसफर कर देंगे, c का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं डायरेक्टली c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई m इंटू डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 होगा ना। एक काम करते हैं यहीं पे फाइंड कर देते हैं। T2 माइनस T1 ये हो जाएगा डेल्टा टी। कितना आएगा बताओ? 230 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 230 माइनस ये हो जाएगा 30, तो आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यू पुट करते हैं। क्यू का वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा 7500 जूल। मास कितना गिवन है? अच्छा ये मास तो ग्राम में गिवन है, चाहिए हमें कितने? किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि जूल क्या है? ये बिगर यूनिट है ये, तो इस वजह से इसको किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा कितना? ये मास तो कितना गिवन है यहाँ पे? मास तो 250 है ना। देखो क्वेश्चन, मास कितना गिवन है? 250 है। तो इसको किलोग्राम में करेंगे तो 0.25 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? ये वैल्यू पुट करते हैं अभी, हो जाएगा 0.25 किलोग्राम इंटू, अब चेंज इन टेम्परेचर ये हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। अब इसे आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, 00 है ना, देखो 00, इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल हट जाएगा। क्यों हो जाएगा ना ये? एक काम करते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं, इसका ये 2 जीरो हटा देते हैं, बचेगा क्या? 2 डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करोगे तो 25 इंटू 2, एक काम करते इसे डायरेक्ट कर देते हैं। 25 1 25, 25 3 75, और ये हो जाएगा 00। 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 150, तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा क्या? जूल पर केजी, और ये क्या हो जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? ये हमसे पूछा गया था। होपफुली इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए जाए अब एग्जाम में, शायद आप कर जाओ, है ना। कर जाओगे श्योर, क्योंकि और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखो स्क्रीन पे अब आपको देख रहे होंगे, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन आपको खुद करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल फेनामेना एंड एडवांटेजेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसका भी नहीं क्या हो गया, हमें कुछ नेचुरल फेनामेना के बारे में समझना है। किसका? अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर काफ़ी हाई हो जाए, हम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हाई हो जाता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, फिर उसका बाद होगा हॉट वाटर्स पैकेट्स फॉर फोमेंटेशन, नेक्स्ट होगा वाटर एज कूलेंट, ठीक है ना। तो ये 3 यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ फेनामेना है जो कि हमारे आसपास ये अक्सर ऐसी चीज़ें इवेंट होती रहती हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता भी होगा कि आखिर यहाँ पे जैसे डे टाइम में, है ना, डे टाइम में क्या होता है
एयर लैंड एरिया टू सी एरिया को जो है वो हवा बहता रहता है। लेकिन नाइट टाइम में ठीक इसका उल्टा होगा, वो सी एरिया से लैंड एरिया की ओर हवा बहना चालू कर देता है। ये आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लोअर क्लास में पढ़ रखे होंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे हम इस फिजिक्स में पढ़ेंगे। सही जवाब इसका क्या होगा, हम यहाँ पे इसका जवाब देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड। ठीक है ना, कैसे? अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। दूसरा, अगर हम लैंड एरिया की बात करें या फिर सैंड का बात करें तो उसका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.21, कितना होगा 0.21 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर से ध्यान दो, हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे, क्या? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो सी में क्या होता है? वाटर। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लैंड के लिए क्या हो जाएगा? 0.21 होता है। जरा इन दोनों को कंपेयर करना, ये कितने टाइम ज़्यादा है, कितने टाइम कंपेयर करो। अगर 5 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यानी कि इसके अप्रॉक्स आएगा ये। तो हम कह सकते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज 5 टाइम्स लेसर देन दिस वाटर। वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से 5 टाइम्स से कम है। मतलब कि अगर इसको हीट एनर्जी इसे मिले और हीट एनर्जी इसे मिले सन के द्वारा, तो पहले हीटअप कौन होगा? लैंड होगा। किस समय? डे टाइम में। दिन के समय में लैंड एरिया पहले हीट हो जाएगा, क्योंकि लैंड एरिया का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर कंपनी में बहुत ही कम है, ये पहले हीटअप होगा। आप सबको पता है जब लैंड एरिया में हीट एनर्जी जब ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर इसका जब ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके ऊपर का जो सरफेस होगा एयर, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगा। जब एयर हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसका मतलब एयर हॉट गैसेस बनेगा और वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? काफ़ी हल्का, क्योंकि अब एयर क्या हो गया? काफ़ी गर्म हो गया। हॉट गैसेस जैसे ही गर्म हो जाते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, तो ऊपर उठना चालू कर देते हैं। तो मतलब वहाँ लैंड एरिया की जो डेंसिटी होगा, है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या होगा? अभी एयर C2 लैंड की ओर ब्लो करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया का वहाँ पे एयर का जो डेंसिटी देखें काफ़ी लो हो गया, है ना, हॉट गैसेस काफ़ी हल्के हो गए तो लो हो गया। तो अब सी एयर का, है ना, सी एरिया से एयर ब्लो होगा लैंड एरिया की ओर। ये अगर ठीक इसी का उल्टा अगर हम देखें एट द नाइट टाइम, इसका ठीक उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है डे टाइम में तो सन की एनर्जी मिल रही थी, हीट एनर्जी मिल रहा था सी को, तो और सी का यहाँ पे देखो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इसके 5 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 5 टाइम्स है ये। इसका मतलब ये 5 टाइम्स इसको ज़्यादा लेट लगेगा इसको ठंडा होने में भी, और ये पहले ही ठंडा हो जाएगा लैंड एरिया। जब लैंड एरिया पहले ही कूल हो जाएगा, यानी कि लैंड एरिया का अब डेंसिटी ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे अब ये हॉट गैस हो गया, मतलब कि हॉट एरिया बन जाएगा, यानी कि अब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी नाइट टाइम में। अब एयर कैसे ब्लो करेगा? अब ये लैंड टू किसकी ओर? सी की ओर ब्लो करेगा। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये एक्चुअल फिनोमेना है जो कि हमारे डेली लाइफ में अक्सर ये होती रहती है ये, और ऐसा एग्जाम्पल आप लोअर क्लास में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना। दूसरा, हॉट वाटर पैकेट्स फॉर फोमेंटेशन। फोमेंटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, कोई भी क्रिकेटर या फिर और भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर आप लोग ही, है ना, कभी कभार जब आप खेलते हो तो आपके पैर में, हाथ में, है ना, मोच आ जाता है ना, स्प्रेन हो जाता है, खिंचाव, मसल का खिंचाव हो जाता है। तो उस समय डॉक्टर जो है क्या कहते हैं कि उसमें कुछ वाटर पैकेट्स देते हैं और वाटर को कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर, तो लेकिन उसका हीट एनर्जी मेंटेन रहता है। तो वो हीट एनर्जी जब प्रोवाइड कराते हैं, है ना, तो यानी कि स्वेलन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे हल्का हल्का सा उसे हम क्या कहते हैं, फोमेंटेशन करते रहते हैं ये। तो इस तरह से थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है।
जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि ज़्यादा है, यानी कि उसकी हीट एनर्जी बहुत ही टाइम लगेगा लॉस होने में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हीट एनर्जी यहाँ पे कम बहुत ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पे लॉस होने में, तो यानी कि हम इसको फर्मेंटेशन में यूज कर सकते हैं एज अ पैकेट्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर पैकेट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हो जाएगा वाटर एज कूलेंट। आप सबको पता है जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, है ना, उनकी मोटर को कूल करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर ही तो यूज किया जाता है ना, वाटर यूज किया जाता है। जैसे हम लोग समर डे में, है ना, समर डे में क्या करते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो कूलर का यूज़ करते हैं। कूलर में क्या रखा जाता है, पानी। क्यों रखा जाता है, क्योंकि पानी का यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, यानी कि उसको ठंडा होने में, उसकी हीट एनर्जी को लॉस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। यानी कि जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो यानी कि उतने एरिया को ज़्यादा जल्दी से वो क्या कर पाएगा, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाएगा। जब ये वाटर, है ना, हीट एनर्जी को पहले ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि उतने एरिया को ठंडा बना देगा ये, ठीक है ना, ऑब्जर्व करके, क्योंकि इसका हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसका बहुत ही ज़्यादा है ये, ठीक है ना। इसको वाटर एज कूलेंट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं हम ये। होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग बातें आपको समझ में आया होगा, नेचुरल फिनोमेना एंड एडवांटेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे अब हम प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर की अब हम बात करेंगे। देखो मिक्सचर वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो हम बोलेंगे दिस टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इन कांटेक्ट टू ईच अदर। दोनों को एक साथ हम कांटेक्ट में रखते हैं, यहाँ पे ऐसा कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। सपोज करो कि हम कोई भी ये इंसुलेटेड कोई भी इस तरह से कंटेनर लेते हैं, ये इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है ना, और इस इंसुलेटेड कंटेनर में सपोज करते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ये ए, और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है बी, ठीक है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कोल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को किसी एक इंसुलेटेड कंटेनर में रखेंगे, एक हॉट और एक कोल्ड एक साथ रखेंगे, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। अभी थोड़ा और आगे सुनो, यहाँ पे ये तो एक साथ यहाँ पर रखा जा रहा है, तो ये जो हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी जब एक साथ रखा जा रहा है तो इसमें से क्या होगा, ये जो यहाँ पे हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी यहाँ इसकी एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा इस कोल्ड बॉडी में। इसका मतलब कि ये जो हॉट बॉडी है अपने एनर्जी को ये यहाँ पे लॉस कर रहा है, ये अपने एनर्जी को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट को, इसको तो एनर्जी गेन हो रहा है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपनी एनर्जी को लॉस कौन कर रहा है, हॉट बॉडी, और एनर्जी गेन कौन कर रहा है, कोल्ड बॉडी। इसका मतलब ये दोनों कब तक होते रहेंगे, जब तक कि दोनों ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए, जब तक कि अपने ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जब तक कि इसके अंदर हॉट एनर्जी ज़्यादा होगा इसके कंपेयरिंग में, तो इसका एनर्जी इसमें फ्लो होता रहेगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों सेम हीट एनर्जी ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, इसी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर इस कंटेनर में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अगर ट्रांसमिट न हुई हो, थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ को, ये कंडीशन बेस्ड है ये, इस इंसुलेटेड कंटेनर में इस हॉट बॉडी के द्वारा इसमें जरा भी हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर न हुई हो और टोटल एनर्जी इसको ये ट्रांसफर कर दे, तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे ये टोटल, क्या बोलेंगे, टोटल लॉस एनर्जी, टोटल लॉस एनर्जी बाई ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू टोटल गेन एनर्जी, टोटल गेन एनर्जी बाई बी। ये दोनों क्या होगा, ये इक्वल होगा, यानी कि जो लॉस एनर्जी होगा वो गेन एनर्जी के इक्वल होगा। समझे इस चीज़ को, फिर से समझो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए क्या है, हॉट बॉडी, ऑब्जेक्ट बी क्या है, कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी का हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये हीट एनर्जी इसका ट्रांसफर होता रहेगा।
अब जैसे ही दोनों एक सेम पोजीशन में आ जाएंगे उसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन न आ जाते हैं तब तक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इस इंसुलेटेड कंटेनर में अगर एक बॉडी ए से जरा भी इसमें हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर न हुई हो तो इस कंडीशन में ये जो टोटल एनर्जी लॉस करेगा ऑब्जेक्ट ए, लॉस एनर्जी ये हो जाएगा टोटल गेन एनर्जी बाय दिस ऑब्जेक्ट बी, दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसी को कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे यहाँ पे कैलोरीमेट्री का मीनिंग, ठीक है ना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना।